वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज वेडनेसडे का डे है, पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज़ है। सो होपफुली आप सब स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। एंड साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यूपीपीएससी का एंड इवन एमपीपीएससी एंड यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है, तीनों का प्रीलिम्स इज राउंड द कॉर्नर। एंड एज अ रिजल्ट ये जो टाइम है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिविजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ जो मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स के दिमाग पे है उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। टाइम मैनेज करने का इशू है, सब कुछ जो है इस टाइम पे आपको सबको, ये जो स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है इस टाइम पे। बट ऑल आई नीड टू से इज कि आप सभी को जो ये प्रेशर है इसे मैनेज करना है। अपने ब्रेन को या अपने माइंड को जितना आप काम रख पाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। सो अभी यहाँ पे आपको प्रेशर रिलीज भी करना है, साथ के साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। एंड पढ़ाई कैसे होगी? जब आपका माइंड जो है काम होगा। तो यहाँ पे हड़बड़ाहट में आपको एग्जाम नहीं देना है। ये वही एग्जाम है जो आपका मेंटल प्रेशर चेक करेगा। एंड मेंटल प्रेशर आप किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं वही आपको फर्दर जो है अफसर बनने में हेल्प करेगा। सो एज अ रिजल्ट अगर आप अभी से मैनेज करना सीख गए उस प्रेशर को, तो लेटर ऑन अगर आप कहेंगे या आप कहेंगे कि आपका एग्जाम अगर फर्दर क्लियर भी हो जाता है तो ऐसे मेंटल प्रेशर्स लेने की आपको जनरली आदत पड़ जाएगी। तभी ये एग्जाम्स जो है ऑल इन ऑल इतने ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ताकि आप जो अपने माइंड को जितना मैक्सिमम काम कर सकते हैं या आप अपने दिमाग को जितना शांत रख सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ रिजल्ट कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो होपफुली यू विल ऑल डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स। सो आज का जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। A. The finance minister is to be a member of the lower house. B. The prime minister has to resign if he loses the majority in the lower house. C. All the sections of India are to be represented in the council of ministers. D. If both the president and vice president demit office simultaneously before the end of the tenure, speaker of the lower house of the parliament will officiate as the president. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जब हम बात कर रहे हैं नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, यानी कि डायरेक्टली जो चीज़ स्टेट नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वो ये चीज़ दी गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ही हैज़ टू रिजाइन इफ़ ही लूजेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस। अब ये चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डायरेक्टली ले डाउन करके दी गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर है अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा यानी कि टू द लोअर हाउस। ये चीज़ दी गई है ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंशन किया गया है। वेराज के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा इफ ही लूजेज द मेजोरिटी, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। सो एज अ रिजल्ट कि जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं इफ ही लूजेज द मेजोरिटी, इट इज नोवेयर मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसे एक जनरल प्रैक्टिस की तरह हम अडॉप्ट करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस को या जो लोकसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं अपने अपने क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो एज अ रिजल्ट उनका ही ट्रस्ट आपके ऊपर से चला गया है। तो यानी कि जो पब्लिक को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका ट्रस्ट भी आपके ऊपर से चला गया है। सो एज अ रिजल्ट आपको प्राइम मिनिस्टरशिप से यहाँ पे क्या करना होगा? रिजाइन करना होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी मैंशन नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following articles of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against the external aggression and internal disturbances? A. Article 215, B. Article 275, C. Article 325 and D. Article 355. So kindly mark your answers please. तो ये क्वेश्चन फेयरली सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 355। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एग्रेशन की, यानी कि वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी के टाइम की बात कर रहे हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी वी नो कि 3 इमरजेंसीज होती हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो चीज़ ले डाउन की गई है, राइट। तो उसके आर्टिकल्स कौन से हैं? 352, 356, 360। एवरीबडी नोज दिस, ये चीज़ तो बहुत ही बेसिक है, सभी को पता होगी, राइट। सो जब हम अपना वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं तो 356 आर्टिकल या आप कहेंगे कि 350 या 360 वाली जो लाइन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर आप कहेंगे कि इमरजेंसी से रिलेटेड है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आपके लिए मार्क करना या आप कहेंगे रूल आउट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऑप्शन सी और डी के बीच में अगर आपको प्रॉब्लम जो है यहाँ पे होनी चाहिए थी, क्योंकि 215 275 इज नोवेयर रिलेटेड टू, अगर आप कहें विद द स्टेट या कोई भी इमरजेंसी इटसेल्फ, राइट। तो यहाँ पे 350 वाली लाइन जो है अगर आपको आइडिया लग जाता है ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 98th अमेंडमेंट एक्ट है वो किससे रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू
A. Empowering the center to levy and appropriate service tax. B. The constitution of National Judicial Commission. C. Readjustment of electoral constituencies on the basis of population census 2001. D. The demarcation of new boundaries between states. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो नेशनल जुडिशियल कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया बाय मींस ऑफ 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इसे इंक्लूड किस में किया, इन द चैप्टर नंबर 4A, जो कि पार्ट बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का, ठीक है। और नेशनल जुडिशियल कमीशन का काम क्या होगा कि जितनी भी सीनियर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो इसे मैनेज करेंगे, इसके अलावा जितने भी जजेस की ट्रांसफ़र होगी वो मैनेज करेंगे नेशनल जुडिशियल कमीशन, ठीक है। एंड इसे 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनकलकेट किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ़ इन एन इलेक्शन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द कैंडिडेट हु इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड loses his deposit, it means that A. the polling was very poor, B. the election was for a multi-member constituency, C. the elected candidate's victory over his nearest rival was very marginal, and D. a very large number of candidates contested the election. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन। तो अब एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन जो है उसे कंडक्ट करा सकें। तो उनका या इलेक्शन कमीशन की एक ड्यूटी ये भी है कि जितने भी हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो अपने इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट्स हों, तो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स उठकर इलेक्शन में इलेक्ट ना हो पाएँ। सो एज अ रिजल्ट एक सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्हें करनी पड़ती है, फिल करनी पड़ती है, जो भी मेंबर खड़ा होना चाहता है किसी भी इलेक्शन के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को भरने के बाद इट इज़ अ रूल स्टेट्स के अकॉर्डिंगली कि जो 1/6 से कम अगर आपके पास वोट्स आते हैं विच इट विल डिक्लेयर यू एज अ नॉन सीरियस कैंडिडेट। तो एज अ रिजल्ट जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भरी होती है या फिल की होती है वो आपको वापस रिफंड नहीं होती। बाई चांस अगर आप 1/6 से ज़्यादा आपके पास अगर आ जाते हैं वोट्स तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस हो जाती है, रिफंड बैक हो जाती है। बट 1/6 से अगर कम हो रहे हैं सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपकी वो वापस रिइम्बर्स नहीं होगी। सो एज अ रिजल्ट अगर आप इलेक्शन जीत भी रहे हैं एंड स्टिल यू नॉट गेटिंग 1/6 ऑफ द वोट्स, तो इसका क्या डायरेक्ट मीनिंग निकलेगा कि इतने सारे हमारे पास मेंबर्स हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया है इलेक्शन की, जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से हो गई है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो भी 1/6 जो हमारा वोटिंग का जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है डिपॉजिट के लिए वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, दो ही इज़ अ विनिंग कैंडिडेट। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है उन्होंने इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, if the Prime Minister of India belong to the upper house of the Parliament, A. he will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion. B. he will not be able to speak on the budget in the lower house. C. he can make statements only in the upper house. And D. he was to become a member of the lower house within 6 months after being sworn in. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल चीज़ है ये भी कि जब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो अगर अपर हाउस यानी कि राज्यसभा यानी कि परमानेंट हाउस के अगर मेंबर हैं तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब होता है या अगर आप कहेंगे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जब रेजोल्यूशन जब उठता है वो लोअर हाउस में ही होता है, क्योंकि लोअर हाउस इज़ अ टेम्प्रेरी हाउस यानी कि जो डिसॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो जो हमारा अपर हाउस है राज्यसभा इट इज़ अ परमानेंट हाउस जिसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। सो एज अ रिजल्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इटसेल्फ, राइट। तो वहाँ पे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अगर वो पास होगा तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है अगर वो अपर हाउस के मेंबर हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ही बीइंग अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोअर हाउस की नहीं मिली है। दो जो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं फॉर अ पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम द मेंबर पार्लियामेंट। तो मेंबर पार्लियामेंट अगर हम देखें तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम कहें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे वो अपने लिए वोट नहीं कर पाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from. Fairly simple question. A. the President of India. B. the Parliament of India. C. the Prime Minister of India. D. the Union Finance Minister.
सो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ये क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने भी इंडिया में जो अगर आप कहीं रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब यहाँ पे डिपॉजिट होता है, राइट? तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है एक तरह से आप कह सकते हैं नेशनल पर्स ही होता है, राइट? तो इस पर्स से अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो आपको एक क्लियर कट स्टेटमेंट देनी होगी, एंड वो क्लियर कट स्टेटमेंट आपको इतनी ट्रांसपेरेंट रखनी है तो वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का आप कहेंगे अगर परमिशन लेना होगा, सो एज अ रिजल्ट वो चीज़ बिल्कुल ही बायस्ड हो जाएगी, बी इट द प्राइम मिनिस्टर, बी इट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बी इट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक वो सिंगल पर्सनैलिटी है, राइट? तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इट इज़ सोलली रिस्पॉन्सिबल क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी से काम चल रहा है ना? तो मेजॉरिटी से काम होगा सारा का सारा। सो एज अ रिजल्ट अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको पैसा निकालना है, आपको क्लियर कट एक ट्रांसपेरेंट अपना प्रॉपर जो एजेंडा है उसे प्रेजेंट करना है, एंड साथ ही साथ पार्लियामेंट अगर उस पर अलाउ करती है, मेजॉरिटी अलाउ करती है उस पर खर्चा करना, तभी आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ करवा सकते हैं कोई भी जो अमाउंट है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे विड्रॉल हो सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर करनी है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली कि देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एनकरेज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। सेकंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए, वन ओनली, बी, टू ओनली, सी, बोथ वन एंड टू, एंड डी, नाइदर वन नॉर टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली टू। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं वो इनकरेक्ट क्यों है कि कोई भी प्रोविजन लिखा हुआ है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की है, वो बोथ मैन एंड वुमेन कहीं नहीं दी गई है। सो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमारे अगर आप कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये पार्ट बन जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 39 जो सब क्लॉज डी है उसमें डायरेक्टली ये चीज़ दी गई है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है? सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दूसरी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डज नॉट डिफाइन बैकवर्ड क्लासेस, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज़रूर देता है कि क्या क्या चीज़ें जो है हमें करनी है ताकि दे आर गिवन द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम इक्वल या इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू एवरी पर्सन या एवरी ऑफ द जनरल कैटेगरी, राइट? कि जितना उनके साथ पहले अत्याचार हुआ है वो उस चीज़ को अब हम फुलफिल कर सके बाय मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ताकि उनको डेवलपमेंट की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले। बट डिफाइनिंग की बात आती है कि जो उसको डिफाइन कौन करेगा, उसको डिफाइन लेटर ऑन जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं कई बार। जैसे बैकवर्ड क्लासेस में कुछ कास्ट जो है इंक्लूड हो जाती है लेटर ऑन, पार्लियामेंट के द्वारा कर दी जाती हैं, या अगर आप जुडिशरी की बात करें फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इटसेल्फ, तो उसकी जो डेफिनेशन है बैकवर्ड क्लासेस की वो जो है फाइनल इंटरप्रिटेशन के ऊपर छोड़ी जाती है ऑफ द पार्लियामेंट एंड ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ, वेयर एज डेफिनेशन डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टू ओनली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस टू द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ए, कल्चर, बी, टूरिज्म, सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ बिल्कुल अटैच्ड ऑफिस है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दैट वाज फाउंडेड इन 1861 एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उनको टाइम टू टाइम चेक करे, मैनेज करे एंड उसी के ऊपर क्या क्या उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी पब्लिश किया जाए, कोई नई स्टडीज़ है उन्हें भी पब्लिश किया जाए। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अटैच्ड टू द Ministry of Culture. Next question we have is, who was the Chief Justice of India when public interest litigation was introduced to the Indian judicial system? Fairly simple question again. A, M. Hidayatullah, B, A. M. Ahmadi, C, A. S. Anand and D, P. N. Bhagwati. तो इसका करेक्ट आंसर है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी दैट इज पी एन भगवती। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसका मीनिंग हम जान लेते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है कि जब कोई भी ऑप्रेस्ड क्लास है उनको जब कोई रिप्रेजेंट करने वाला ना हो,
ठीक है, उनके बिहाफ पे कोई एक सिंगल पर्सन सामने आके उनके दुख दर्द को व्यक्त कर सके, उन्हें रिप्रेजेंट कर सके, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ठीक है, एंड ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बाय मींस ऑफ अ सिंपल एप्लीकेशन भी हो सकती है। कोर्ट को डायरेक्टली अगर आप एक सिंपल एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं फॉर एनी काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और एनी काइंड ऑफ वायलेशन जो कि जनरल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट उनके ऊपर ना हो, बीट मॉनिटरी इंटरेस्ट या किसी भी तरह का कोई पर्सनल बेनिफिट जो है उस चीज़ से ना हो, वो व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है डायरेक्टली। एंड ये पीएन भगवती के द्वारा ड्यूरिंग हिज टेन्योर फ्रॉम जुलाई 1985 टू दिसंबर 1986 यहाँ पे पीएन भगवती ने ये पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया था इनटू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सो द लास्ट क्वेश्चन इज the salaries and allowances of the judges of high court are charged to the A. Consolidated Fund of India, B. Consolidated Fund of the state, C. Contingency Fund of India, D. Contingency Fund of the state. So kindly mark your answers please. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से चार्ज की जाती है। कॉन्टिजेंसी फंड तो बिल्कुल यहाँ पे रूल आउट कर देना चाहिए क्योंकि कॉन्टिजेंसी फंड जो है इमरजेंसी के टाइम पे यूज होता है, राइट। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो जो पेंशंस हैं ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली द पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चार्ज ऑन द एक्सपेंडिचर या चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट जब हम बात करते हैं सैलरीज की ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से चार्ज होती हैं। सो अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की भी बात कर रहे हैं कि जो पेंशंस हैं दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट में आती है कि ये जो सैलरीज है ये तो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर वोटिंग होना या ना होना मैटर नहीं करती, क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे इंडियन सिस्टम की या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, उसमें हमें ये सैलरीज उन्हें पे करनी ज़रूरी है इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज। तो आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर जो पेंशंस हैं दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। डू कॉमेंट योर स्कोर्स एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो डू कॉमेंट इट अगेन, वील रिवर्ट इट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।